नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग डेली की तरह सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आइए यहाँ देखिए, 4 लाइन बड़ी सुंदर सी दी गई है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मतलब असफलता से तो घबराना ही नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो यकीन मानिए सफलता आपसे दूर रहने वाली नहीं है। इसी क्रम में आपसे सिर्फ इतना गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए और आपके सपनों को साकार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, जिनकी 3 जनवरी को जयंती मनाई गई, इनका संबंध किस राज्य से था? यहां देखिए विकल्प दिया गया, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा गोवा। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर बी सही है। इनका संबंध किस राज्य से था? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है, भारत में पहली बार बालिका स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, सावित्रीबाई फूले जी के द्वारा किया गया था। तो आप याद रखेंगे 1848 ईस्वी में। कब? 1848 ईस्वी में किया गया था। इसी क्रम में इनके पति का क्या नाम था? तो आपको याद रखना है, महात्मा ज्योतिबा फूले पति का नाम था। साथ ही साथ इनसे एक पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इन्होंने संस्थान की स्थापना की थी। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह ज्योतिबा फूले द्वारा लिखा गया है। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह भी किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है, महाराष्ट्र से बात हो रही है तो हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने महाराष्ट्र राज्य से बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियों को सीखा है। जैसे अगर हम बात करें लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री साथ ही साथ मंत्री परिषद को लाने वाला भारत का पहला राज्य जिसने घोषणा किया है, यह कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य है। इसी क्रम में दूसरा आपको प्रश्न याद रखना है, दिव्यांगजन विभाग स्थापना करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यह भी महाराष्ट्र है, आप याद रखेंगे। इसी क्रम में हम लोग याद रखेंगे, महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस हैं। साथ ही साथ राज्यपाल के रूप में कौन है? तो आपको याद रखना है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। यहां बात हो रही है महिलाओं से संबंधित, तो कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है जो कि वहां पर महिलाएं पहली बार नियुक्त की गई हैं, आपको याद रखना है। जैसे अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सरोजनी नायडू जी को नियुक्त किया गया था। साथ ही साथ अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो आप याद रखेंगे सुचिता कृपलानी जी को नियुक्त किया गया था। और किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश की। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि भारतीय कांग्रेस की पहली महिला, आपसे प्रश्न में ध्यान रखना है कि भारतीय कांग्रेस की
पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आप याद रखें एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आप याद रखेंगे यहां पर भी आंसर जो होगा आपका सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू होगा। यह आपको याद रखना है। इसी क्रम में वर्तमान के समय में अगर बात करें तो भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुनी गई थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगर इसी क्रम में पूछा जाए कि राष्ट्रपति के पद को कौन सी पहली महिला है जिन्होंने सुशोभित किया था? तो आपको ध्यान रखना है प्रतिभा देवी, प्रतिभा देवी सिंह, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और जनजाति के रूप में पहली जनजाति महिला के रूप में राष्ट्रपति के रूप चुने जाने वाली कौन है? तो यह भी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसी क्रम में दोस्तों आइए हम लोग रिवीजन की सीरीज को देखते हैं और अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। अगला हमारा है जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इंदौर में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? इंदौर में किया जाएगा। और यहां के मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति हैं। कौन है? तो डॉक्टर इरफान अली, डॉक्टर इरफान अली को निमंत्रित किया गया है। किस में? तो आप याद रखेंगे 17वें प्रवासी भारतीय में। और अगर हम बात करें ये कब आयोजित किया जाता है? तो 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी क्रम में आइए अगले प्रश्न को महत्वपूर्ण देखें। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। किसने? तो आप ध्यान रखेंगे पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। आप याद रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में देखिए हाल ही में केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ किया गया? यहां देखिए, यहां पूछा जा रहा है केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में। तो सबसे पहले हम विकल्प देखें तो यहां दिया गया है 1 जनवरी, दूसरा दिया गया है 4 जनवरी, तीसरा दिया गया है 9 जनवरी और चौथा दिया गया है 12 जनवरी। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर ए सही होगा। 1 जनवरी से प्रारंभ किया गया। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारियां हैं जो कि याद रखना है। जैसे अगर पूछा जाए पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो आप याद रखें लॉकडाउन के दौरान या कोविड-19 के दौरान 2020 में पीएम पोषण योजना को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो आपको ध्यान रखना है कि समाज के उन वंचित लोगों को राहत पहुंचाना या खाने की वस्तुओं का इंतजाम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इनको मुफ्त में राशन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो यह पीएम पोषण योजना से लाभ पाने वाले जो लाभार्थी हैं उनकी लगभग संख्या कितना? तो 81 लाख करोड़ लोगों को इस योजना से लाभ पहुंचाए जाने की घोषणा की जा रही थी सरकार के द्वारा। अब यह योजना बंद करके इस योजना के स्थान पर नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। और कब से? तो 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि यह किस अधिनियम के आधार पर किया गया है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि कुछ महत्वपूर्ण दिवसों से तो आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें 4 जनवरी के बारे में तो 4 जनवरी को विश्व विकलांगता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 4 जनवरी के दिन लुई ब्रेल के द्वारा
लुई ब्रेल के द्वारा ब्रेल लिपि की खोज की गई थी। और यह किससे संबंधित है? तो दिव्यांगजन के पढ़ाई और लिखाई से संबंधित इस ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। इसी क्रम में 9 जनवरी को अभी हम लोगों ने बात कर रखा है कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब की बार प्रवासी भारतीय दिवस का क्रम कौन सा होगा? 17वां होगा। कहां आयोजन किया जाएगा? तो इंदौर में आयोजित किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है इसके मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया है? तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है डॉक्टर इरफान अली हैं, इनको बुलाया गया है। इसी क्रम में आपको याद रखना है इंदौर किस राज्य का शहर है? तो इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है। और लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पे कौन सा शहर रहा है भारत का? तो इंदौर राज्य का मध्य प्रदेश रहा है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप याद रखेंगे। इसी क्रम में आइए हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में एक अन्य रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। देखिए, मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो नितिन गडकरी द्वारा किया गया। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगला हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 जारी की है? तो दोस्तों आपको भूलना नहीं है, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगली जानकारी के रूप में हम देखें, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां देखिए, पहला दिया गया सुचिता कृपलानी, दूसरा सानिया मिर्जा, तीसरा लक्ष्मी सिंह, चौथा कंचन चौधरी भट्टाचार्य। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है और उत्तर प्रदेश का पहला है। इसी कारण यहां पर परीक्षाओं की निगाहें या यहां से प्रश्न बनने की प्रोबेबिलिटी जो है यह सर्वाधिक है। आप इस प्रश्न को जरूर ध्यान देंगे। देखिए, यहां विकल्प हमारा सही होगा, विकल्प नंबर सही होगा। लक्ष्मी सिंह को ग्रेटर यहां आपको ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध नगर का कमिश्नर नियुक्त किया गया है और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर के रूप में नियुक्त की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो आप याद रखेंगे कंचन चौधरी भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में अगर हम बात करें यहां कमिश्नर प्रणाली की उत्तर प्रदेश में, तो आपको क्रम से याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली कब लागू किया गया। तो आप याद रखेंगे 2020 में कमिश्नर प्रणाली लागू किया गया और पहली बार कहां लागू किया गया? तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध नगर, साथ ही साथ लखनऊ, इन 2 जिलों में लागू किया गया। उसके बाद आप 2021 में याद रखेंगे कहां? तो वाराणसी और कहां लागू किया गया? तो आप याद रखेंगे वाराणसी और कानपुर में लागू किया गया। और हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 3 जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू किया गया। कहां? तो आप याद रखेंगे पहला क्या है? आगरा है। दूसरा क्या है? तो आप याद रखेंगे दूसरा आपका प्रयागराज है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। और तीसरा कौन है? तो गाजियाबाद है, यहां पर कमिश्नर प्रणाली लागू किया गया। ओवरऑल उत्तर प्रदेश में अब 7 जिले ऐसे हैं जहां पर कमिश्नर प्रणाली लागू की जा चुकी है। इसी क्रम में हाल ही में खूब चर्चा में रही है सानिया मिर्जा, यह भी याद रखना है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की पहली महिला लड़ाकू विमान संचालित करने वाली पायलट कौन बनी है? तो यह सानिया मिर्जा बनी है। लेकिन अगर पूछा जाए मुस्लिम के रूप में तो भारत की पहली महिला है। कौन है? मुस्लिम के रूप में भारत की पहली महिला मुस्लिम महिला हैं जो कि लड़ाकू विमान पायलट के रूप में चुनी गई हैं। इसी क्रम में आपको उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी याद रखना है जो कि हाल फिलहाल के दिनों में खूब चर्चा में है। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में पहली बार आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार का हाल ही में घोषणा किया गया है। तो पहले स्थान पे कौन रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है। दूसरे स्थान पर राजस्थान
राजस्थान रहा है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में पहला राज्य कौन रहा? उत्तर प्रदेश। और अमृत सरोवर पहला कहां बनाया गया? तो रामपुर में बनाया गया। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है? तो मेरठ में। साथ ही साथ आपको याद रखना है नाइट सफारी पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? तो यह लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम में आपको याद रखना है ब्रह्मोस विनिर्माण इकाई कहां पर प्रारंभ की जा रही है? तो यह भी लखनऊ में। साथ ही साथ आपको याद रखना है पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां स्थापित की जा रही है भारत की पहली? तो यह भी लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि भारत का 33वां हाथी रिजर्व कहां स्थापित किया जा रहा है? तो आप ध्यान रखेंगे यह तराई हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो आप याद रखेंगे रानीपुर टाइगर रिजर्व है। यह बुंदेलखंड से संबंधित है। यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। पुणे में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाले बस का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। भारत का पहला नाइट सफारी तथा जैव विविधता पार्क स्थापित किया जा रहा है कहां? तो अभी हम लोगों ने बात कर रखा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। अगले प्रश्न को देखिए, यहां दिया गया है हाल ही में आर.के. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 से किसे प्रदान किया गया है? मतलब हाल ही में प्रथम आर.के. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए दिया गया पहला डॉक्टर अलीडा गुवेरा, दूसरा दिया गया है सुएला ब्रेबरमैन, तीसरा दिया है डॉक्टर सिंथिया, चौथा दिया गया चारुतास मिश्रा। यह पुरस्कार सम्मान से है और पहला है, इसी कारण यहां पर प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। हम यहां प्रश्न की अगर आंसर को देखें तो इस प्रश्न का सही आंसर नंबर ए सही होगा। डॉक्टर अलीडा गुवेरा को दिया गया है और ये कहां की रहने वाली हैं? तो क्यूबा की रहने वाली हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये सामाजिक कार्यकर्त्री हैं। क्या है? सामाजिक कार्यकर्त्री हैं, यह भी ध्यान रखना है। यहां अगर हम बात करें डॉक्टर अलीडा गुवेरा को यह पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रदान किया गया है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बात हो रही केरल की, तो आप ध्यान रखेंगे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी हैं। और यहां के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान जी जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। इसी क्रम में यह आपको याद रखना है भारत का पहला जेंडर पार्क कहां स्थापित किया गया है? केरल राज्य में स्थापित किया गया है। साथ ही साथ यह पुरस्कारों से संबंधित है, तो आपको याद रखना है एलिजाबेज द्वितीय पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो सुएला ब्रेबरमैन को सम्मानित किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है और यहां के नए सम्राट किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखेंगे किंग चार्ल्स तृतीय को नियुक्त किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात करें अगली जानकारी के रूप में, तो आप याद रखें विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सिंथिया हैं। कौन है? डॉक्टर सिंथिया हैं। ये किस देश से संबंधित हैं? तो आपको याद रखना है यूएसए से संबंधित हैं। और ये किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होता है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें प्रत्येक
प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा जानकारी अगर हम देखें तो ये अगला अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर पूछा जाए ग्रीन अवार्ड, ग्रीन अवार्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो व्हीटली अवार्ड को ग्रीन अवार्ड के नाम से जाना जाता है। और ये किसे दिया गया है 2022 का? तो चारुतास मिश्रा जी को दिया गया है और यह अवार्ड दूसरी बार इनको प्रदान किया गया है। इसी क्रम में आइए हम लोग आगे बढ़े और अन्य जानकारी को देखें। देखिए अगला है स्कूली शिक्षा में बदलाव लाने के लिए नीति आयोग के साथ 3 वर्ष की अवधि के लिए किसने समझौता किया है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा यह समझौता किया गया है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। कहां किया गया? तो पंजाब राज्य में किया गया। यह भी आपको याद रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया? पहला देखिए दिया गया है रुद्रेश्वर, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूसरा भद्रांचल मंदिर है और तीसरा दिया गया है दोनों, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी सही होगा और यह कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि रुद्रेश्वर मंदिर या भद्रांचल मंदिर का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आपको ध्यान रखना है इनका संबंध तेलंगाना राज्य से है। अगर हम बात करें यहां एक महत्वाकांक्षी योजना का नाम यहां आ रहा है, इसका नाम प्रसाद योजना। कौन सी योजना? प्रसाद योजना। तो प्रसाद योजना सबसे पहले यह जानना है कि यह प्रारंभ कब होती है? तो 2014-15 में प्रसाद योजना प्रारंभ की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है प्रसाद योजना का मुख्य उद्देश्य जो है भारत के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका कायाकल्प करना या जीर्णोद्धार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में रुद्रेश्वर मंदिर और भद्रांचल मंदिर जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित है इनको शामिल किया गया है केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में। और यह योजना किस योजना के अंतर्गत कार्य करती है? तो आपको याद रखना है स्वदेश योजना के अंतर्गत कार्य करता है और संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर आप याद कर पा रहे हो तो अभी हाल में हम लोगों ने तेलंगाना राज्य से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को सीखा है। अगर हम बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं और तमिल साई सौंदरराजन जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है कि भारत का नवीनतम राज्य के रूप में कौन गठित किया गया था? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था 29वें राज्य के रूप में। अगर हम बात करें यहां अन्य जानकारी के रूप में तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि यूनेस्को के द्वारा भारत में विश्व विरासत स्थलों का चयन किया गया। और कौन से स्थल चिन्हित किए गए? तो आपको ध्यान रखना है टोटल 40 स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 39वां कौन है और 40वां कौन है? तो यह भी प्रश्न के माध्यम से पूछा गया है। अगर हम बात करें 39वां का तो ये तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है। कौन सा? रामप्पा मंदिर है। और अगर 40वां की बात करें तो ये धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा है जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है और हड़प्पा कालीन स्थल है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें भद्रांचल की तो आपको याद रखना है इसका संबंध रामायण से जुड़ा हुआ है, भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। और रुद्रेश्वर मंदिर आपको ध्यान रखना है इसी को यूनेस्को के द्वारा 39वें विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। बात हो रही है यूनेस्को की तो ये एक महत्वपूर्ण संस्थान है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो 16 नवंबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहां है? तो आपको याद रखना है इसका मुख्यालय पेरिस। कहां स्थित है? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले जी जो हैं वर्तमान
वर्तमान में इसके प्रमुख के रूप में है। इसी क्रम में भारत में विश्व विरासत स्थलों की सूची में कितने स्थल हैं? 40 हैं। अगर अमूर्त विरासतों की सूची में पूछा जाए तो 14 हैं। और हाल ही में 50 ऐसे वस्त्र हैं जो कि कला संस्कृति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनको परिरक्षित रखने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। यहां देखिए इस मंदिर का पिक्चर भी दिखाया गया है, आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग पुनः रिवीजन की सीरीज को देखें। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया जाएगा। कहां किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा, आपको याद रखना है। इसी क्रम में हम लोगों ने अभी हाल ही में पढ़ा है, हाल ही में 3D प्रिंटेड 2 मंजिला इकाई आवास बनाए जाने की, वो कहां बनाया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया है। और कहां बनाया गया है? तो आपको याद रखना है गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया है। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के पहले स्मृति वन तथा भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और कहां? गुजरात के भुज में इसका उद्घाटन किया गया। और इसका नाम क्या है? स्मृति वन है, यह भी याद रखना है। यह किससे संबंधित है? तो 2004 में जो सुनामी आई थी वहां से संबंधित है क्या? स्मृति वन। और इसका केंद्र बिंदु क्या था? तो गुजरात राज्य का भुज था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन लॉन्च करने की घोषणा की गई? यहां देखिए पहला विकल्प दिया गया है डीप टेक स्टार्टअप, दूसरा अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तीसरा ऑनलाइन भुगतान में, चौथा महिला सशक्तिकरण में। यहां जो हमारा सही विकल्प इस प्रश्न के माध्यम से है, यह विकल्प नंबर ये सही होगा। डीप टेक स्टार्टअप में भारत सरकार के द्वारा बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें डीप टेक स्टार्टअप का संबंध किससे है? तो कृषि क्षेत्र में नवाचार, कृषि के क्षेत्र में नवाचार, कृषि के क्षेत्र में नवाचार, साथ ही साथ अगर हम बात करें विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार, साथ ही साथ अगर हम बात करें एरो स्पेस के क्षेत्र में नवाचार के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया इनोवेशन लॉन्च किया गया है। इसी क्रम में अब बात हो रही विज्ञान की, तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है यह नागपुर में किया जा रहा है। कहां? नागपुर में किया जा रहा है, यह भी आपको याद रखना है। अगर भारतीय विज्ञान कांग्रेस की पहली बैठक के बारे में पूछा जाए कि इसका आयोजन कहां किया गया था, तो आप ध्यान कब किया गया था? तो 1914 ईस्वी में। और पहला कहां किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। 107वां भी ध्यान रखें, इसका आयोजन कहां किया गया था? तो बंगलुरु में किया गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपको याद रखना है, यहां से इसरो के द्वारा एक युवा वैज्ञानिकों को प्रमोट करने के लिए या नवाचार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसका नाम है युविका प्रोग्राम या युविका अभियान। किसका है? तो इसरो की पहल है और युवा वैज्ञानिकों को प्रमोट करने की पहल है, यह भी आपको याद रखना है। स्टे ऑनलाइन पेमेंट की बात करें अगर, तो यह हाल ही में डिजिटल पेमेंट को और बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण से आपको याद रखना है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आइए हम लोग रिवीजन की सीरीज को पुनः एक बार देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया का 146वां जयंती के अवसर पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। और किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा नई दिल्ली से जारी किया गया। इसमें आप देखिए कई बार प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको कब अपनाया गया था? तो आप याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। और इसके डिजाइनकार कौन थे? तो आपको याद रखना है पिंगली वेंकैया जी थे। और इनका हाल ही में 146वां जयंती मनाया गया। इन्हीं के उपलक्ष्य में डाक टिकट, स्मारक डाक टिकट जारी किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और कहां से? नई दिल्ली से। बिहार के किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया?
गया है? तो आप याद रखेंगे लंगट सिंह कॉलेज में जो है मुजफ्फरपुर जिले में, जो कि बिहार से संबंधित है, इसको शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अगली जानकारी के रूप में देखें, हाल ही में किस देश के सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई करने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक स्थापना कहां किया जा रहा है? तो देखिए पहला दिया जा रहा है सिंगापुर, दूसरा कनाडा, तीसरा जापान, चौथा स्कॉटलैंड। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर डी सही होगा। स्कॉटलैंड में कौन सा स्मारक? इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना की जा रही है। अगर हम बात करें स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? तो एडिनबर्ग जो है ये स्कॉटलैंड की राजधानी है। साथ ही साथ यहीं पे कौन सा स्मारक? ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना की जा रही है। अगर हम याद कर पा रहे हो तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है COP26। COP26 का आयोजन कहां किया गया था? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। कहां? ग्लासगो में आयोजित किया गया था। इसी क्रम में आपको नहीं भूलना है COP27 की आयोजन कहां किया गया था? तो मिस्र में किया गया था। अगर हम बात करें COP15 का आयोजन कहां किया गया था? जो कि जैव विविधता पर आधारित था। तो याद रखेंगे कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया था। और आप याद रखेंगे एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19 का आयोजन कहां किया गया था? तो पनामा में। और पनामा की राजधानी क्या है? पनामा सिटी है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है जापान से अगर पूछा जाए तो जापान की राजधानी टोक्यो है। क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। वर्तमान में यहां के प्रधानमंत्री फूमियो कसिदो हैं। साथ ही साथ 32वां ओलंपिक का आयोजन कहां किया गया था? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में। और ओलंपिक में भारत पदक तालिका में 48वें स्थान पे और कितने पदक? 7 पदक प्राप्त किया था। और पैरा ओलंपिक में भारत के द्वारा 19 पदक प्राप्त किए गए थे और पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। इसी क्रम में कनाडा को नहीं भूलना है। अगर पूछा जाए कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब से और कहां से होती है? तो 1930 ईस्वी से कॉमनवेल्थ गेमों का शुरुआत होता है और कनाडा के हैमिल्टन में पहला कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में हाल ही में जो किया गया था, कौन से क्रम था? 22वां क्रम था। इसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। और पदक तालिका में भारत का स्थान कौन रहा है? चौथा रहा है। और कितने पदक जीते थे भारत के द्वारा? तो 61 पदक जीते गए थे। यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारी जानकारी के रूप में देखें, सिंगापुर के बारे में बात करें तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। और यही एक शहर है पदांग, स्थल है पदांग। इसको राष्ट्रीय स्थल के रूप में घोषित किया गया है। और यह किससे संबंधित था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित था और इसे राष्ट्रीय स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इसी क्रम में आइए हम लोग अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी को और रिवीजन के माध्यम से सीखते हैं। देखिए किस कंपनी ने पूरे देश में अपने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है? तो अमेजन इंडिया के द्वारा किया गया है। यह भी ध्यान रखना है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। आइए अगली जानकारी के रूप में हम लोग देखें, हाल ही में ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यहां देखिए विकल्प दिया गया है। पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, चौथा अफगानिस्तान। यहां जो सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर भी सही होगा, बांग्लादेश में आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका जो है यह बांग्लादेश की राजधानी है। यहां की मुद्रा क्या है? तो टका जो है यहां की मुद्रा है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना जी जो हैं ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। यह भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस प्रश्न के माध्यम से एक प्रश्न और भी याद रखेंगे कि ढाका में साहित्य महोत्सव का जो आयोजन किया गया वो संस्करण कौन था? तो 10वां संस्करण था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात करें भारत और बांग्लादेश से संबंधों के
बारे में, तो आपको याद रखना है मैत्री दिवस। मैत्री दिवस किस देश के साथ अच्छे व्यवहारों के कारण या अच्छे व्यवहारों को प्रदर्शित करने के लिए मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये बांग्लादेश और भारत, बांग्लादेश और भारत के बीच में जो व्यापारिक संबंध है इनकी प्रगाढ़ता लाने के लिए मैत्री दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में आपको याद रखना, हाल ही में चर्चा में रहा था कुशियारा नदी विवाद। कुशियारा नदी जल विवाद भारत और किस देश के साथ है? तो आप ध्यान रखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में है। इसी क्रम में आपको याद रखना है मिताली एक्सप्रेस, साथ ही साथ बंधन एक्सप्रेस, ये किस देश के लिए सेवा प्रारंभ किया गया था? तो ये बांग्लादेश, कौन सा? बांग्लादेश के लिए प्रारंभ किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो एकमात्र राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है यह बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच की विभाजक रेखा कौन सी कहलाती है? तो जीरो लाइन रेखा जो है यह भारत और बांग्लादेश के बीच में विभाजक रेखा कहलाती है। भारत सबसे अधिक अपनी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा किसके साथ साझा करता है? तो लगभग यह बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और सबसे कम किसके साथ? तो अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। ये 105.5 किलोमीटर की सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्धाभ्यास आयोजन किया जाता है। पहला आपका है बोंगो सागर युद्धाभ्यास, और दूसरा जो है ये संप्रीति युद्धाभ्यास जो है ये भारत और बांग्लादेश सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। अमार सोनार बंगला के नाम से यहां का राष्ट्रगान है जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। यह महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप इनको जरूर याद रखेंगे। रिवीजन की सीरीज को पुनः हम लोग देखते हैं। भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया, इसका नाम रोशनी है। तो आप याद रखेंगे किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा किस सरकार के द्वारा किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देखिए विकल्प दिया गया है, पहला हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। यहां दोस्तों जो सही विकल्प है हमारा, यह विकल्प नंबर बी सही होगा। राजस्थान राज्य में, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, और इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यहां पर संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? तो यहां देखिए पिक्चर में यहां पर द्रौपदी मुर्मू जी दिख रही हैं, साथ ही साथ राजस्थान राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं आपको दिख रहे हैं, ये अशोक गहलोत जी हैं, और राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र जी हैं। यह भी आपको पिक्चर के माध्यम से दिख रहे हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें संविधान की, तो आपको याद रखना है कि संविधान पार्क की स्थापना कहां की गई है? राजस्थान में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया है। संविधान में अगर पूछा जाए आपसे, तो आपसे पूछा जाता है कि पहली संविधान सभा की बैठक कब बुलाई गई थी? तो आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को, और उसी दौरान अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो आप याद रखेंगे किसे नियुक्त किया जाता है? तो आप याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया जाता है। और इसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बार बैठक बुलाई जाती है, और इसमें अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया जाता है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि बी.आर. अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32। कौन? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। किसने? तो बी.आर. अंबेडकर जी ने कहा है। इसी क्रम में बात हो रही थी राष्ट्रपति की, तो यहां से कुछ मुख्य आर्टिकल पूछे जाते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 52 में वर्णित है। इसी क्रम में अगर बात करें चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, तो 54 में है। साथ ही साथ अगर पूछ लिया जाए शपथ किस अनुच्छेद में है, तो 60 में है। अगर पूछा जाए महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो 61 में है। और अगर पूछा जाए क्षमादान किस में है, तो अनुच्छेद 72 में है। और संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति अगर पूछा जाए तो 123 में है। और सर्वोच्च न्यायालय से सलाह किस अनुच्छेद में है राष्ट्रपति का, तो अनुच्छेद 143 में है। यह भी आपको याद रखना है। यह महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप जरूर याद रखेंगे। आइए रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया गया, तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा। और अगर पूछा जाए कहां से, तो छत्तीसगढ़ से। कहां से? छत्तीसगढ़ से। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में देश का पहला पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना है, तो मध्य प्रदेश का मांडला बना है। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगले और लास्ट प्रश्न को हम लोग देखें। हाल ही में चर्चा में रहा सियोम पुल का संबंध किस राज्य से है? देखिए, पहला दिया गया जम्मू कश्मीर, दूसरा बिहार, तीसरा गुजरात, चौथा दिया गया अरुणाचल प्रदेश। यहां जो सही विकल्प है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में राजनाथ सिंह, जो कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, ये दौरा पर गए हुए थे। कहां? अरुणाचल प्रदेश में। इसी क्रम में आपको याद रखना है, अगर हम बात करें यहां अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। क्या है? ईटानगर है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है प्रेमा खांडू जो है यहां के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है, तो बी.डी. मिश्रा जी जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में डोनी पोली हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रेमा खांडू जी द्वारा किया गया है। अगर पूछा जाए बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नाम दफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश से। और पक्के टाइगर रिजर्व का संबंध कहां से? अरुणाचल प्रदेश से। और भारत का पहला एक्वा पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो यह भी अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसी क्रम में आपको याद रखना है, यहीं पर जनरल बिपिन रावत जो भारत के पहले सीडीएस थे, इनके नाम पर एक सैन्य स्टेशन और एक सड़क का निर्माण किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना अरुणाचल प्रदेश से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी बिंदु है, भारत का पूर्वी बिंदु है, उसका नाम क्या है? किबिथु है। और वह किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। सूर्योदय की भूमि
सूर्योदय, सूर्योदय की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में अब बात हो रही थी पुल की, तो हाल ही में कुछ पुल हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है, तो आप याद रखेंगे फाल्गु नदी पर, और ये कहां है? बिहार राज्य में है, यह भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि हाल ही में कि विश्व का सबसे ऊंचा जो गोल्डन ब्रिज है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है चेनाब नदी पर बनाया गया है, और इसका उद्घाटन भी किया गया है, और ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है अटल ब्रिज ये कहां बनाया गया है, और इसकी संरचना पतंग जैसी है। ये अहमदाबाद में, और यह किस नदी पर? तो साबरमती नदी। कौन सी? साबरमती नदी पर बनाया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आपको याद रखना है अटल टनल, इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है, जो कि रोहतांग दर्रे में बनाया गया है। आइए इसी क्रम में अगली जानकारी को हम देखें। भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी, कहां? तो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, यह भी ध्यान रखना है। दिल्ली में तो मीनार के पास की राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है जमीन को, तो आप ध्यान रखेंगे किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में यहां 10 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त हो रही है, और जाते जाते आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।